जब से इंसानों में सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई है, तब से लेकर के अभी तक सबसे बड़ा केवल यही सवाल बना है कि आखिरकार हमारे जन्म के पीछे का क्या कारण है, ये संसार कैसे बना और हम कैसे बने। फिर जब थोड़ी बहुत इंसानों ने सोचने समझने की क्षमता को विकसित कर लिया और इसमें थोड़ी बहुत रिसर्च करी, तो अपने मन से बताया कि जरूर इस संसार को बनाने वाला कोई ऐसा है जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, हमसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो उसे नाम दे दिया कि जरूर इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। अगर सच में संसार को ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर के पास क्या कारण था कि वो संसार को बनाए, तो ईश्वर के पास क्या कारण था कि वो संसार को बनाए, या फिर ईश्वर को बनाने वाला कौन था। क्योंकि अगर ईश्वर को किसी ने बनाया होगा तभी तो वो संसार बना पाएगा। अगर कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी एग्जिस्टेंस का क्या रीज़न था। ये सारे सवाल इंसान के मन में आना शुरू हुए, और ये तो खैर बहुत बाद के सवाल हैं, लेकिन ये चीज़ हमें ये बताती है कि क्यों हमें फ़िलासफ़ी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है फ़िलासफ़ी इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, कि फ़िलासफ़ी ही जननी है बाकी के जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सोशल साइंस हो, और भी अदर जो साइंसेस हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। क्योंकि फ़िलासफ़ी आपको सबसे पहले सवाल पूछना सिखाती है। जब अपने आसपास हो रही चीज़ों को, गतिविधियों को, वातावरण को जब देखा, उसे ऑब्जर्व करा, तो समझा ये हो क्यों रहा है, इनके पीछे का कुछ तो कारण होगा, ऐसी तो ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। तब जन्म होता है फ़िलासफ़ी का। इस वजह से आज हमें फ़िलासफ़ी पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ़िलासफ़ी हमें हमारा अस्तित्व बताती है कि अगर हम आज एग्जिस्टेंस में हैं तो हमारे एग्जिस्टेंस के पीछे की क्या वजह है, हमारा ये संसार किस लिए है। तो इसीलिए मैं इस चैनल पे पूरी एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें कि आपको फ़िलासफ़ीज़ की वीडियो मिलेंगी। भारत का जो दर्शन है, जैसे कि सद दर्शन जो कि वैदांतिक दर्शन है, वेदों पे आधारित है, और उसके अलावा 5 ऐसे दर्शन हैं जिनमें से मुख्य रूप में 3 दर्शन हैं जो कि नास्तिक दर्शन हैं। उन पे भी अच्छे से चर्चा करेंगे, जिससे कि लोगों को आसानी से फ़िलासफ़ी समझ में आ सके। क्योंकि आजकल के समाज की जो सबसे बड़ी विडंबना कह लो या सबसे बड़ी दिक्कत कह लो, उन लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर रखा है। लोग क्या कर रहे हैं आज भी, जो पहले फ़िलासफ़ीज़ के आइडियाज़ थे, लोग आज उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो 3-4 अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ होती थी, पहले क्या होता था, अगर एक व्यक्ति बौद्धिज़्म को फॉलो कर रहा है तो वो उसी को कर रहा है, दूसरा जैन फ़िलासफ़ी मान रहा है तो वो जैनिज़्म को फॉलो कर रहा है। लेकिन आजकल ये लोग जानते नहीं कि ये फ़िलासफ़ी किसकी है, वो फ़िलासफ़ी किसकी है। एक ही मनुष्य है, वो दूसरी तरफ तो कहता है कि मैं कर्म को मानता हूँ, कि कर्म प्रधान होता है, और दूसरी तरफ जाके कहता है कि नहीं, मैं भाग्य को मानता हूँ। कभी वो भाग्यवाद की बात करता है और कभी वो कर्म प्रधान की बात करता है। तो उसके ये खुद समझ में नहीं आता कि मैं किसको मान लूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो इसी वजह से आज फ़िलासफ़ी का ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली हुआ क्या, अगर हम इंसानों की शुरुआत देखते हैं तो एप्स लाइक एंसिस्टर से अलग होकर इंसानों की प्रजाति अलग निकली थी, जिन्हें कि हम होमोनिड्स बोल देते हैं, और वो प्रीमेट्स थे। ये पूरा एक हिस्ट्री का विषय है, मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसमें पूरा समझाया है कि कहाँ से लेकर के ह्यूमन एवोल्यूशन से लेकर के, और जहाँ पे एशियन सिटी डेवलप होने लगी थी, जैसे कि सेकेंड फेज ऑफ द अर्बनाइजेशन भी बोला जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, महाजनपद काल तक, जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम अच्छी तरीके से इवॉल्व हो चुका था। उस टाइम तक सोसाइटी कैसे बनती आई, अगर आपको वो देखना हो तो मेरे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर ऊपर से देखते हुए चलेंगे। तो जब इंसानों की प्रजाति बने, उस टाइम पर वो लोग पेड़ों पे रहा करते थे, बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि इनिशियल टाइम में अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है तो पहले इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए ज़्यादा बड़े पेड़ होते थे, जिनमें कि इंसान की जो प्रजाति थी, प्रीमेट थे, बड़े आराम से रहते थे। तो जब वो पेड़ छोटे होने लगे, उनकी जगह पर छोटे छोटे पेड़ आने लगे, मतलब कि इतने भी छोटे नहीं थे, मीडियम साइज़ के पेड़ थे। वो तो उन पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, उसकी वजह से उन्हें ज़मीन पे उतरना पड़ता है। और जब वो ज़मीन पे उतरे तो उतरने के साथ ही, क्योंकि पहले तो पेड़ पे थे तो कैसे भी डले रहते थे, लेकिन ज़मीन पे तो चलने की ज़रूरत है। इसी की वजह से दोनों हाथों और दोनों पैरों का इस्तेमाल करा। 2 मिलियन साल का वक्त लगा, धीरे धीरे बाइपेडलिज्म में कन्वर्ट हो गए।
बाइपेडलिज्म का मतलब होता है कि अपने दोनों पैर पे खड़े होकर चलने लगे। उस समय पर जो इंसानों की प्रजाति थी जैसे कि आर्डिपिथेकस और सैहेलंथ्रोपस, ये धीरे धीरे बाइपेडलिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर इन्हीं को जब बाइपेडलिज्म में कन्वर्ट हो गए तो इन्होंने देखा कि दूसरे जानवरों का शिकार करके भी खाया जा सकता है। शिकार की वजह से इनमें भागने की क्षमता डेवलप हुई। भागने की वजह से धीरे धीरे इनका स्ट्रक्चर और ज़्यादा सीधा होने लगा। लेकिन जब ये शिकार करके खाने लगे तो उससे हुआ क्या, इनके ब्रेन का साइज और बड़ा होने लगा। अब जब दिमाग का साइज बड़ा होने लगा तो सोचने समझने की भी क्षमताएं आने लगी। तो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में अब इनके रिचुअल्स भी बनने लगे। मतलब कि इन्होंने कहा कि क्योंकि अब दिमाग तो आ ही चुका था, कम्युनिकेशन भी, जो हंटिंग होती थी, हंटिंग की वजह से कम्युनिकेशन भी होने लगी थी। तो अब दिमाग आया तो इन्होंने देखा ये बादल है तो बादल क्यों है, बारिश होती है बारिश तो क्यों हो रही है, पेड़ किस लिए है, नदी किस लिए है, ज़मीन किस लिए है, ये जानवर किस लिए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हम किस लिए हैं। तो उनमें से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे जो कि हमेशा गहरे विचारों में डूबे रहते थे। अब क्योंकि इनके पेट में खाना आने लगा था, पेट भरने लगा था, तो दिमाग भी चलने लगा था। तो इसीलिए अब ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस टाइम पे उन्होंने नेचर को, एक डोमिनेटिंग फोर्स थी नेचर, तो लगा ये नेचर की वजह से सब कुछ होता है। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग फेज में जो पूजा करी जाती रही, ऋग्वैदिक पीरियड तक भी जो पूजा होती रही, मतलब कि 3000 साल पहले तक, उसमें भी प्रकृति पूजा बाहुल्य पे थी। क्योंकि वो मानते थे ये जो सूर्य है ये एक देवता है, रोज निकल रहा है, इसकी वजह से हमें थोड़ी गर्मी मिल रही है और जीव जंतु बन रहे हैं, और इनकी वजह से इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा है। तो ये सूर्य कोई देवता है, कोई भगवान है जो कि हमें पावर दे रहा है, शक्ति प्रदान कर रहा है। ये पेड़ हमें फल दे रहा है तो ये भी भगवान है। ये मिट्टी हमें अनाज दे रही है, ये भी भगवान है। जल हमें जिंदा रखे, ये भी भगवान है। तो उन्होंने मानना शुरू कर दिया ये सारे भगवान के रूप हैं। तो जब ऐसी मान्यताएं आई तो अलग अलग रिचुअल्स बन गए सोसाइटी में, उनकी पूजा होने लगी। लेकिन अभी भी इतनी ज़्यादा इनके अंदर समझ विकसित नहीं हुई थी। 10,000 साल पहले न्यूलिथिक एज में, मतलब कि नवपाषाण युग में, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से अब इन्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं थी, पानी के पास रह रहे थे। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से इन्हें खाने के लिए अनाज भी मिल रहा था। अब अनाज मिल रहा है, पानी पास में है, रहने की भी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। तो अब जब इतना ज़्यादा फालतू टाइम इंसान पे आ गया, क्योंकि पहले तो खाने की व्यवस्था करने में, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए इन्हें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो बड़ी आसानी से हो रही थी, स्टोन टूल्स बन चुके थे, जिसकी वजह से अब ये ज़्यादा सोचने में और बल देने लगते हैं। तो ऋग्वैदिक काल हमें देखने को मिलता है इसमें कि प्रकृति पूजा का बाहुल्य था, लेकिन धीरे धीरे और रिचुअल्स बन रहे थे। अब क्योंकि प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ऋग्वैदिक पीरियड से पहले भी आ चुका था। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता में अभी तक पूरा सिस्टम तो डेवलप हो चुका था, प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आ चुका था, ज्वेलरीज आ चुकी थी और करेंसीज भी बनने लगी थी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से कि अभी तक उसे हम इनकम्प्लीट मानते हैं कि वो पूरी एक सभ्यता नहीं थी। विकसित जरूर थी लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं था, और अगर कुछ पॉलिटिकल सिस्टम रहा भी होगा तो वो हमें पता नहीं है, क्योंकि जो उनकी स्क्रिप्ट थी उन्हें अभी हम पढ़ने के काबिल हुए नहीं हैं। तो अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात ही कर चुके हैं, लेकिन फिर 3000 साल पहले एक और रेवोल्यूशन होता है जिसे बोला जाता है आयरन एज। अब लोहे की जब खोज हुई तो लोहा की खोज के बाद हुआ क्या, अब अगर मुझे कुल्हाड़ी बनानी है जंगल काटने के लिए, बड़ी आसानी से बन जाएगा। खेत जोतने के लिए हल बन जाएगा, फावड़े बन जाएंगे, खुरपी बन जाएगी। और अगर मुझे अपनी सेना भी बनानी है, दूसरों से अपनी रक्षा करनी है, तो लोहे के धनुष और बाण बनेंगे, लोहे के तीर और तलवार बनेंगे, भाले बनेंगे, जिससे कि मेरी सेना सबसे शक्तिशाली हो जाएगी। जब ये कंसेप्ट सोसाइटी में आया तो इसी की वजह से अब राज्य साम्राज्य और बड़े बनने लगे, उनका विस्तार और होने लगा, और एक छोटी से छोटी घटना का भी असर पूरे मानव समाज के ऊपर पड़ता है। अब जब पॉलिटिकल सिस्टम बदल गया तो पॉलिटिकल सिस्टम बदलने की वजह से सोशल सिस्टम भी पूरा चेंज हो गया। जहाँ पहले एक लिबरल टाइप की सोसाइटी थी, वहीं अब सोसाइटी रिगिड हो चुकी थी, जाति प्रथा आ चुकी थी, वुमेन्स की पावर को कम कर दिया गया था, ऐसी चीज़ें होने लगी थी सोसाइटी में। और कई देवता भी आ चुके थे अब, क्योंकि जो ब्राह्मणिज्म था वो डोमिनेट करता था, तो वो कई देवता ले आए।
मतलब कि इंसानों के और भगवानों के बीच में ऐसा भगवान जो कि शायद इंसानों ने बनाया था, कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। और हालांकि ईश्वर और भगवान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो उसकी कभी और बात करेंगे। लेकिन सोसाइटी में जब दिक्कतें आने लगें, ये परेशानियां आने लगें कि इंसान इंसान में भेदभाव होने लगा, एक जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स होता था वो दूसरे इंसान को अपने प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करने लगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, वस्तु होती है, वस्तु की तरह ट्रीट करने लगा। तब आई बौद्धिज्म, जैनिज्म जैसी फिलॉसफी, वेदांतिक फिलॉसफी, जिन्होंने फिर से इंसान को उन्हें सही रास्ता दिखाया कि किस रास्ते पे हमें जाना चाहिए। अब अगर मैं आपको भारतीय दर्शन की बात बताऊं तो यहाँ पे सद दर्शन होते हैं, मतलब कि 6 ऐसे दर्शन जो कि वेदों पे आधारित होते हैं, और 5 ऐसे दर्शन हैं जो कि मुख्यतः 3 ही दर्शन ऐसे होते हैं जो कि आस्तिक दर्शन है। 6 दर्शन होते हैं जिन्हें सद दर्शन बोला जाता है। ये भगवानों में भी आस्था रखते हैं और वेदों में इनकी आस्था होती है, जैसे कि वेदांत, मीमांसा, न्याय, योग, समख्या और विशेषिका। ये 5 दर्शन है। इनमें से जो मीमांसा और वेदांता हैं ये तो डायरेक्ट उन्हीं के ग्राउंड पे, जो वैदिक ग्राउंड है उसी पे आधारित हैं, और बाकी तो 4 जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे हैं, लेकिन मान्यता उनकी भी वेद है। और अगर अब हम नास्तिक फिलॉसफी की बात कर लें, ये तो आस्तिक फिलॉसफी हो गई। नास्तिक फिलॉसफी की बात करें तो वहाँ बौद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, अजीवक, अजनान। अजीविक और अजनान इतना ज़्यादा कोई पॉपुलर है नहीं, फेमस है नहीं, लेकिन चारवाक, बौद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज़्यादा फेमस फिलॉसफी थे, जो कि ईश्वर पे विश्वास नहीं रखती थी, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि एक तो इंसान है, इंसान अपने आप ही बन गया, और दूसरी जो चारवाक फिलॉसफी है वो तो किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते। भारत की पहली और आखिरी मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, जिसका केवल इतना कहना होता है कि जीवन में तुम्हें जिस भी प्रकार सुख और आनंद की प्राप्ति हो रही हो वो प्राप्ति कर लो, और बाकी दुनिया जाए भाड़ में, किसी से कुछ मतलब नहीं तुम्हें। जब तक जिंदा हो जिस भी तरीके से तुम सुखी रह पाओ, जो भी तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर रही हो, मन को संतोष दे रही हो, ऐसा काम करते रहो। और इसके अलावा संसार में कुछ भी नहीं, मर के तुम कहीं नहीं जाने वाले, कोई नर्क स्वर्ग नहीं, कोई ईश्वर नहीं, हर चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि फिलॉसफी क्यों बनी और भारतीय दर्शन के बारे में था। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें कि हर एक फिलॉसफी को पर्टिकुलरली अलग अलग लेवल पे जज करेंगे। केवल हम इतना जानेंगे कि उस फिलॉसफी में क्या था जिससे कि आज मानवता को ये सीखने को मिले कि जो उनकी भावनाएं हैं, उनके विचार हैं, वो भी उनके खुद के नहीं हैं। अगर वो ये मानते हैं ना, जो व्यक्ति अपने आप को तोप मानता है, शहंशाह मानता है कि अरे मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं ही तो विष्णु का 11वां अवतार हूँ, तो उनके लिए केवल इतना है कि जो आपकी भावनाएं हैं या जो आपके विचार हैं वो भी आपके नहीं हैं। आप जो अपने बारे में सोचते हो आप वो भी नहीं हो, या जो आप अपने आप को जानते हो कि मैं ये हूँ, ये भी आपके विचार नहीं है। तो जब इतना भी आप नहीं जानते कि आप क्या हो, तो फिर घमंड किस बात पे करना, आप हो ही क्या फिर। केवल मेरा उद्देश्य यही है, इतनी सी बात है कि इस चीज़ को मैं लोगों को सिखा पाऊँ कि हम अपने अस्तित्व को नहीं जानते तो घमंड किस बात पे करना, और एक अच्छे और बेहतर समाज का हम निर्माण कर सकें।